मैं आपको इस चीज को एक चार्ट से समझाता हूँ। अब आप ये देखें कि अगर फर्ज करें आप ईयर वन पहले साल के अंदर आप 1 लाख के रुपए के ऊपर 1,12,000 रुपए कमाते हैं फॉर द 12% प्रॉफिट रेट, तो आप 10 साल के ऊपर कितना कर लेंगे? अगर आप कंपाउंडिंग के साथ चलेंगे तो ये 10 साल के अंदर आपके बनेंगे तकरीबन कोई 2,77,308 रुपीज। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर ध्यान में नहीं रखते हैं। आजकल की फास्ट पेस सिटी लाइफ के अंदर हम बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट भी हमारी डेली रूटीन का पार्ट है और ये इम्पेशेंस हमको वहां भी वाजे तौर पे नजर आती है। इसी बात पे पहला पॉइंट, नॉट बीइंग पेशेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के अंदर पेशेंस का ना होना। क्या आप यकीन करेंगे कि वॉरेन बफे जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और इस वक्त भी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता है, उसने जो अपनी वेल्थ अक्यूमुलेट की है वो 99.7% अपनी 52nd बर्थडे के बाद अक्यूमुलेट की है। यानी कि इस वक्त जो उसके पास वेल्थ है उसका मेजर मेजर पोर्शन 50 साल की बाद उसने एक्यूमुलेट किया है। अब ये बात जब अपने दोस्तों को मैं बताता हूँ ना, तो वो कहते हैं यार 50 साल की एज तक कुछ नहीं करा और उसके बाद अब पैसे कमाए तो फिर क्या कमाए, और मतलब अपनी अच्छी एज के अंदर तो पैसे नहीं कमाए ना। तो मैं ऐसे लोगों को ये बोलता हूँ कि यार आप 60 साल की एज में कितने लोगों को देखेंगे जो सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट होते हैं और वो भी यही यही बातें करते हैं कि 50 साल की एज तक अगर कुछ नहीं किया तो फायदा क्या हुआ। तो हम अपने लाइफ के अंदर ये देखें कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अगर प्रायोरिटी में ये है कि आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें और जो पैसे आ रहे हैं उनको अपनी एंजॉयमेंट में खर्च करें या उन चीजों में लगाएं जो आपको हैप्पीनेस देती हैं। अब हैप्पीनेस के अंदर आपको अच्छी बड़ी गाड़ी भी आपको हैप्पीनेस दे सकती है और आपको एक छोटा सा दोस्तों के साथ बैठना भी आपको हैप्पीनेस दे सकता है। इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू। तो आपकी प्रायोरिटीज डिफाइन करेंगी कि आपकी रिटायरमेंट कैसे गुजरनी है। अब बात यह है कि यहाँ पर पेशेंस का पॉइंट क्या है। पेशेंस का पॉइंट यह है कि यार आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें पेशेंट रहें, आप उसमें सब्र करें, क्योंकि जब अगर आप उसी चक्कर में लगे रहेंगे ना कि आपको आज इन्वेस्ट किया और 6 महीने बाद अगर आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है तो आप उसके अंदर बेसब्रे हो गए। तो ऐसा होता कहाँ है कि जहां पर आपको इंस्टेंट रिटर्न्स मिले। इंस्टेंट रिटर्न्स आपको या तो गैम्बलिंग में मिलते हैं या कहीं आपकी लक चल जाती है। लेट से आपने कहीं एक प्रॉपर्टी ली और वहां पर फॉरन हीटअप शुरू हो गया उस मार्केट के अंदर, या फिर कोई आपने स्टॉक ले लिया वहां पर कोई ओवर हीटिंग शुरू हो गई, या आपने लेट से क्रिप्टो करेंसी ले ली और उस करेंसी के अंदर कोई एकदम से एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। ये एकदम वाली चीजें जो होती है ना, ये कभी कभी तो हो सकती हैं, लेकिन आप इसको, आपकी किस्मत है कि ये बार बार आपको मिल जाए, लेकिन ये हर दफा नहीं होती है। तो आपको जो नॉर्मल तरीका है ना उसमें आपको पेशेंस लाजमी चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो लेट से क्रिप्टो करेंसी हो या कुछ भी हो। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है ना कि नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लो। ये सबसे बड़ा मसला है कि लोग चाहते हैं कि भाई हमें फौरन पैसे मिल जाए, फौरन हमें दौलत मिल जाए और उसके थ्रू थ्रू हम अमीर हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। और जिनके साथ होता है उनके साथ या तो लक होती है या उन्होंने कोई गैम्बल किया होता है। तो आपके साथ भी लक हो सकती है, लेकिन वो लक आप ये समझे ना कि अगर किसी ने लॉटरी जीती वो एक दफा तो जीत लेगा, लेकिन अगर उस पैसों को उसको यूटिलाइज करना नहीं आया ना तो विद इन, और कितने ऐसे 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 स्टोरीज आपको मिलेंगी जिसके अंदर लोग लॉटरी जीतने के बाद फिर दोबारा से ब्रोक हो जाते हैं, यानी कि फिर दोबारा से वो गुर्बत में चले जाते हैं। और उसका रीजन ये है ना कि उनको पैसों पैसों को जो यूटिलाइजेशन है उनको वो करनी नहीं आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पेशेंट रहें किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर। सेकंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग ऑफ कोर्स नहीं उसको देखते, नहीं समझते, क्योंकि जिस चीज की मैं बात करूंगा वो नॉर्मली लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं, उसके बारे में सोचना ही बहुत बाद में शुरू करते हैं। वो ये है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल इन्वेस्टिंग और सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर मैं ये बात छोटे बच्चों को बताता हूँ ना, लेट से 20s में जो होते हैं उनको अगर मैं बात करता हूँ तो उनको ये बात समझ में नहीं आती। और राइटली सो, बहुत सारे बच्चों को जो घर का एनवायरनमेंट मिलता है वो उस तरह का नहीं मिलता है जिसके अंदर ये बात उनको समझ में आए। ऑल्दो कि मुझे पता है इतना आसान नहीं होता बताना, ये लोग, बहुत सारे लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन फिर भी बताना आपका फर्ज है, बताना मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं उनको कि भाई एज सुन एज पॉसिबल जो आपका जो टाइम आपको मिल गया ना, वो कहते हैं ना देयर आर टू बेस्ट टाइम्स टू प्लांट अ ट्री, वन इज 10 years ago एंड द अदर इज नाउ। यानी कि अगर आपने 10 साल पहले कोई चीज नहीं की तो अब बेस्ट टाइम आज है। तो किसी को भी अगर डिले हो भी गया है तो आज करें। और अगर आप देख रहे हैं किसी को ऐसा बता सकते हैं किसी के लिए, या कोई यंग बंदा मेरा चैनल देख रहा है, बाय द वे मैंने मेरे चैनल के ऊपर कुछ लोगों ने कहा था कि यार 13-14 जो टीन्स के ऊपर जो जो लोग हैं इस वक्त, उनको वो क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब किसी ने ये पूछा था कि वो बच्चा मेरा ख्याल है 15-16 ईयर्स का था और उसने बोला कि हम अपनी पॉकेट मनी को किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको कोई आपकी फैमिली में कोई टीनेजर हो या 20s के अंदर कोई बच्चा हो, क्योंकि ये देखिए मेरे मेरे चैनल के ऊपर ज्यादातर लोग जो 25 to 35 वाले हैं, जो कि सब्सक्राइबर्स में जो एज मुझे नजर आ रही होती है ये वो है। तो मेरा टारगेट इस वक्त ये है कि आप एज सुन एज पॉसिबल करें। और अगर 20 साल के 22 साल की एज में आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं तो आप बेहतर ये है कि आप
इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ वॉरेन बफे की वेल्थ एक्यूमुलेशन का अगेंस्ट हिज एज। तो आप ये देख सकते हैं कि 14 साल की एज में वो 5000, उसके पास $5000 उसकी नेटवर्थ थी। उसके बाद वो उसको बढ़ाने में उसको 5000 से 6000, 10000, 20000, 26 साल की एज में उसकी जो नेटवर्थ थी वो 140 थी और 30 इयर्स में 1 मिलियन पे पहुंच गई थी। 53 की एज में 620 मिलियन पे पहुंच गई थी। और उसके बाद जो उसने शूट किया है वहां से जो कंपाउंडिंग हुई है उसके बाद, वो कंपाउंडिंग पहले भी हो रही थी, ग्राफ छोटा नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद उसने जो कंपाउंडिंग की है ये इसी वजह से की है कि जो रोल ओवर इफेक्ट होता है जिसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, ये वहां पर इंपैक्ट कर रहा था। जब छोटी एज में आप शुरू करेंगे दो फायदे होते हैं उसकी। एक तो ये कि कंपाउंडिंग आपको जो जो इसके बारे में बाद में बात करूंगा कंपाउंडिंग क्या होती है, लेकिन कंपाउंडिंग आपको हेल्प आउट करती है। दूसरा ये कि जब छोटी एज में आपको पता चल जाएगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है, तो जब बड़ी एज में आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ज्यादा आपको जो जो पैसे मिलेंगे फॉर एनी रीजन, तो आप उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर उस पर लगा सकते हैं, जिस तरह से वॉरेन बफे ने किया है। आप उसको देखें, उसका स्नोबॉल हुई है, उसकी उसके एज के साथ उसकी जो वेल्थ है वो स्नोबॉल हुई है, और साथ में उसका एक्सपीरियंस था, एंड देन अगेन कंपाउंडिंग वर्क। अच्छा, ये वॉरेन बफे के जो स्टैट्स में देख रहा था ना, उससे मुझे एक और अपने स्टैट्स याद आए। 63% इस वक्त ऑलमोस्ट ऐसे लोग हैं जो इस वक्त चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे ये वीडियोस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एज आई सेड वो है कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग जो है वो हमेशा मिस किया जाता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कंपाउंडिंग क्या होती है। और कंपाउंडिंग, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आप हमेशा याद रखें कि इंटरेस्ट इज नॉट समथिंग जो हम लोग बात करते हैं। कंपाउंडिंग हर चीज में होती है। कंपाउंडिंग आपके रेंटल इनकम के अंदर भी होती है, कंपाउंडिंग आपकी डिविडेंड इनकम के अंदर भी होती है, कंपाउंडिंग ऑफ कोर्स आपकी फिक्स इनकम के अंदर तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता ही है। इसके अलावा आप जो काम कर रहे हैं वो उसके अंदर भी कंपाउंडिंग होती है। अगर आप फर्ज करें अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो डे बाय डे आपका वो काम अच्छा होता जाएगा और वो इवेंचुअली एक स्नोबॉल बनेगा। तो कंपाउंडिंग हर चीज के अंदर होती है। तो कंपाउंडिंग को जो इन्वेस्टमेंट की टर्म्स के अंदर हम लोग मिस करते हैं वो ये कि हर चीज जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आप री इन्वेस्ट कर दें, उससे कंपाउंडिंग कहेंगे। चाहे वो डिविडेंड इनकम हो, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे वो लेट्स से स्टॉक्स की जो एप्रिसिएशन है वो हो, या फिक्स इनकम हो। तो हर चीज को आप जो जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको री इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग होता है। और एक बात जो आइंस्टाइन से एसोसिएट होती है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप इसको स्टडी करते हैं ना तो आपको पता चलता है ये कितना पावरफुल टूल है। कंपाउंडिंग की आप एग्जांपल इस तरह से लें कि अगर फर्स्ट करें आप लेट से 10% के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए के ऊपर, तो 100 रुपए पे जो 10% का प्रॉफिट है वो पहले साल में आपको 110 बना देगा, और अगले साल में वो 110 के 120 नहीं बनाएगा, वो आपको 121 बनाएगा। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे इसके अंदर टाइम गुजरेगा, वैसे वैसे ये पैसे बढ़ते जाएंगे और आपके कंपाउंडिंग होती जाएगी। मैं आपको इस चीज को एक चार्ट से समझाता हूं। अब आप ये देखें कि अगर फर्स्ट करें आप ईयर 1 पहले साल के अंदर आप 1 लाख के रुपए के ऊपर 1,12,000 रुपए कमाते हैं फॉर द 12% प्रॉफिट रेट, तो आप 10 साल के ऊपर कितना कर लेंगे? अगर आप कंपाउंडिंग के साथ चलेंगे तो ये 10 साल के अंदर आपके बनेंगे तकरीबन कोई 2,77,308 रुपीज। लेकिन अगर विदाउट कंपाउंडिंग चलेंगे तो ये बन जाएंगे 2,08,000 रुपए। यानी कि सिंपल, अगर आप अपना जो प्रॉफिट री इन्वेस्ट नहीं करते तो आपका जो जो प्रॉफिट वैसे आपको 12% से मिलेगा वो 2,08,000 रुपए, अदरवाइज 277K मिलेंगे आपको। अब आप ये समझ लें कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है। पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आप ये देखें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर एक कैच भी है। वो ये कि जो उसके अंदर कंपाउंडिंग जब ही होगी जब आप चाहेंगे, गवर्नमेंट आपको कंपाउंडिंग नहीं करके देगी। उसमें एग्जांपल ये कि आप फर्ज करें आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं लेट से 5 साल के लिए, जो 5 साल का आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 6 महीने पे मिलेगा। अगर वो री इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको वही दोबारा प्रॉफिट मिल जाएगा जो इस 6 महीने में मिला है, वो अगले 6 महीने में दोबारा वही मिलेगा जो आपने पहले मिलना था। यानी कि फर्ज करें आपको 1 लाख रुपए के ऊपर, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख रुपए के ऊपर फर्ज करें आपको 5,000 रुपए मिलते हैं 6 महीने बाद। अगर आपने वो री इन्वेस्ट नहीं किया ना तो आपको अगेन 6 महीने बाद यानी कि पूरे 1 साल बाद दोबारा जो है वो 5,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये इसी तरह 5,000 रुपए करके मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप फर्ज करें वही पैसे आप री इन्वेस्ट कर देते हैं, जो 5,000 रुपए मिले आपने वही वही री इन्वेस्ट कर दिया, ऑल्दो के 5,000 री इन्वेस्ट नहीं होते, वो 1 लाख रुपए की मिनिमम जो उसमें है लिमिट वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट से वो 5,000 रुपए आप प्रॉफिट ले लेते हैं और दोबारा आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, तो आपको वो फर्क पड़ेगा। तो इसमें जैसे एग्जांपल दी ना मैंने कि 1 लाख रुपए जो कंपाउंडिंग के साथ आपको मिलेंगे वो
2,77,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आप 1 लाख रुपए बगैर बगैर कंपाउंडिंग के आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो 2,08,000 रुपए मिलेंगे। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और बहुत सारी जगहों पर आपको ये कंपाउंडिंग करनी होती है, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि जो स्कीम्स होती हैं डिफरेंट, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे कोई और हो, वो इस तरह की होती ही नहीं है बाय डिजाइन के आपको कंपाउंडिंग करने दें। कंपाउंडिंग आपको बाय फोर्स खुद करनी पड़ती है। गवर्नमेंट के कुछ चीजें ऐसी हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि उसमें जो आपके प्रॉफिट होता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर नहीं होता है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसमें कंपाउंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी तरह कंपाउंडिंग में जो स्टॉक्स के अंदर भी ऐसी होता है ना, डिविडेंड की इनकम जो आती है वो बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट आती है। अगर आपने उसको री इन्वेस्ट नहीं किया दोबारा उसी स्टॉक के अंदर तो वो कंपाउंडिंग नहीं होगी। इसी तरह रेंटल इनकम को मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी पहले, जिसके अंदर मैंने बताया था कि रेंटल इनकम को आप कहां कहां री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेंटल इनकम को री इन्वेस्ट नहीं करते तो अगेन वो कंपाउंडिंग नहीं होगी, क्योंकि वो आप यूज कर लेंगे वो पैसे। इसी तरह सो एंड सो फोर्थ, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद देखनी पड़ती हैं। बाय डिजाइन इन्वेस्टमेंट की जो 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 प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको नहीं पता चलता कि कंपाउंडिंग कहाँ हो रही है और कहाँ नहीं हो रही। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोमो। फोमो का मतलब ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब ये है कि आप जो भी एक्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का, वो सिर्फ और सिर्फ फोमो की वजह से कर रहे हैं। फोमो का मतलब ये है कि आप डर रहे हैं कि यार मैं कहीं मिस आउट ना हो जाऊं, मेरा दोस्त ने इतने पैसे बना लिए हैं बिटकॉइन के अंदर, कहीं मैं मिस ना कर दूं और मैं उस लेवल के ऊपर जिस लेवल पे नहीं खरीदना चाहिए मैं उस लेवल पे सारे पैसे लगा दूं अपने। या मेरे दोस्त ने स्टॉक मार्केट के अंदर इतने पैसे बना लिए, मैं भी जाता हूं और मैं भी चला जाता हूं, अदरवाइज मुझे कहीं ये ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं। इसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, मुझसे कोई चीज मिस ना हो जाए। आई डिड द सेम मिस्टेक अबाउट यूएस स्टॉक्स। ये मैंने 2011 में एक मिस्टेक की थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। आप उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, उसमें ये वीडियो खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से मैंने फोमो की वजह से इन्वेस्टमेंट की, और वो भी लेवरेज प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट की, जिसमें मुझे काफी नुकसान हुआ था। लेकिन वो सिर्फ इसलिए, इसी तरह मैंने उसमें एक और बात भी बताई थी, जो मैंने जो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की थी वो भी डूब गई थी, और उसका भी रीजन यही था कि फोमो था। फोमो का मतलब ये कि भाई मैं ये परेशान था कि कहीं ये ना हो कि मेरे हाथ से ये चीज निकल जाए, ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल गई तो फिर आगे क्या होगा, या मेरे कुछ दोस्तों ने वहां पर इन्वेस्ट किया है तो ये ना हो कि मेरे अपने हाथ से वो चीज निकल जाए, या मेरे दोस्त बहुत सारे मिलकर यूएस के स्टॉक्स में लेवरेज पे काम कर रहे थे तो कहीं ये ना हो कि वो पैसे बना लें और मैं ना बनाऊं तो मैं भी कूद गया उसके अंदर। तो इस तरह बहुत सारे लोगों के साथ होता है। क्रिप्टो के अंदर इसी तरह जंप किया लोगों ने कि किसी को पैसे बनाते हुए देखा तो खुद जंप कर गए। अब वो किसी ने डोज कॉइन में डाल दिए पैसे, किसी ने शिबू में डाल दिए। इसी तरह मैंने दुबई की प्रॉपर्टी के अंदर लोगों के अंदर फोमो देखा। वो तो शुक्र है हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पर, वरना हो सकता था वहां पर हमें भी फोमो हो जाता और हम वहां पर भी पैसे डुबो देते। लेकिन दुबई के अंदर भी हमने देखा कि 2007-8 के अंदर किस तरह से लोगों ने अपने पैसे डुबोए, और सिर्फ इसलिए डुबोए कि वो अगेन फियर ऑफ मिसिंग आउट, के ये ना हो कि हम रह जाएं पीछे और हमें हमें ये वी मिस द बोट। तो इस तरह से अपने आप को रोकना चाहिए इन चीजों से। कभी भी फोमो के अंदर आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट करें अपने दिमाग से करें। फोमो जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट, ज्यादातर आपकी इन्वेस्टमेंट खराब कर देगा। वो आपको ऐसी चीज में इन्वेस्ट करवा देगा जो कि आपके फायदे में नहीं होगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो इमोशंस हैं उसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। इसी बात पे लाइक जरूर बनता है वीडियो का, लाइक कर दें वीडियो को। और इसके अलावा ये मुझे बताएं कि लास्ट टाइम आपने कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जो कि फोमो की वजह से की थी, मुझे प्लीज कमेंट में लिख के बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरिंग टैक्सेस। टैक्सेस इग्नोर करने का मतलब ये है कि आप अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि पाकिस्तान के अंदर जब शुरू करते हैं अपनी जर्नी लेट से स्टॉक्स के अंदर, तो उनको नहीं पता कि यार कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है। लेट से प्रॉपर्टी के अंदर काम शुरू करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि प्रॉपर्टी के अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है, या फॉरेन खरीदने बेचने में क्या नुकसान होगा। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब उनको पता नहीं है कि यार ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और जब करते हैं तो पता चलता है कि वो पैसे एकदम से कहीं और जरूरत पड़ गई। 6 महीने बाद वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, जब प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तो पता चलता है इस पे गेंस टैक्स भी लग गया है। इसी तरह म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप फंड्स खरीद रहे हैं और उसके बाद आपको जल्दी बेचना पड़ रहा है, उसके अंदर अगेन पता चला कि आपके फायदा तो हुआ नहीं उसके अंदर, जब बेचा तो उसके अंदर फर्दर टैक्स लग गया, वो भी सीजीटी होता है तो उसके अंदर टैक्स। सो टैक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडर कंसिडरेशन व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग। आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फर्ज करें कि 3 साल बाद आपको टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। फर्ज करें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि उन पे है कि 5 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो फिर टैक्स नहीं लगेगा, तो आपने अपना होराइजन देखना है।
हो सकता है आपको जल्दी बेचना पड़ जाए, हो सकता है उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन इतनी हो जाए कि आपको कोई मसला ही ना हो उसके बाद उसको बेचना, वो टैक्सेस उसको वैसे ही मतलब उसका जो एप्रिसिएशन है उसको वैसे ही कवर कर ले। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मुझे पता है दुबई के अंदर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। आज मैंने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ली, कल वो 1.5 मिलियन की होगी, मैं कल बेच सकता हूँ उसको और 1.5 मिलियन के 5 लाख दिरहम मुझे मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर जब प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करती है तो उस पर टैक्स लगता है। वो अलग बात है कि हम उसको डॉज कर सकते हैं, वो करना नहीं चाहिए लेकिन लोग करते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि डॉज करते हैं उसको। लेकिन पता होना चाहिए कि आपको अगर डॉज भी करना है तो कैसे करना है। अगर ये नहीं पता आपको कि टैक्सेस कितने लगने हैं, डॉज कैसे करना है, तो फिर आप फंस जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी अपनी प्रॉफिट परसेंटेज है या जो आपका जो जो रिटर्न है वो पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करें, कभी भी प्री टैक्स कैलकुलेट ना करें, ताकि आपको फुल आइडिया हो कि आपकी ये जो जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो क्या बन रही है। आई हैव सीन दिस मिस्टेक डन बाय एवरीबॉडी इन माय नेटवर्क, यानी कि जो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं या इवन जो पुराने लोग होते हैं वो भी गोल्स सेट नहीं करते हैं। और गोल्स ये नहीं होते कि जना आपने इस महीने इतने बचाने हैं, अगले महीने इतने बचाने हैं। आपको गोल सेट करने हैं, बड़े गोल्स के। लेट से आपने आज 30 इयर्स के हैं, आपको पता है 35 इयर्स तक आपको घर बनाना है। अब उस घर बनाने के लिए जो 5 साल है उसमें सिर्फ गोल्स नहीं सेट करने, उसको उसको कैसे उस जगह तक पहुंचना है, उसकी अचीवमेंट के लिए आपको हर 6 महीने बाद क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या माइलस्टोन्स हैं उसके, वो आपको अपने पास नोट करके रखना है और उसको अचीव करना है और उसको सेलिब्रेट करना है हर 6 महीने बाद। अगर आपने 5 साल का एक गोल बनाया हुआ है तो 10 माइलस्टोन्स हैं उसके हर 6 महीने बाद के। तो एवरी वंस यू अचीव एवरी माइलस्टोन, सिंगल माइलस्टोन का आपको अपनी सेलिब्रेट भी करना चाहिए। लेकिन उसका जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे किसी चीज का, जब तक कोई फायदा नहीं होगा। गोल बनाने से आपको एटलीस्ट अपनी डायरेक्शन का पता होगा। फर्ज करें मुझे लेट से 5 लाख रुपए जमा करने हैं 10 महीनों के अंदर। अब अगर मैंने उसको उसके उसके माइलस्टोन्स नहीं बनाए, पहली बात तो मैंने गोल ही नहीं बनाया था ना कि 5 लाख रुपए जमा करने हैं। मेरे पास जो पैसे आ रहे थे मैं खर्च कर रहा था। वंस मैंने गोल बना लिया, अब मुझे पता है कि यार वो मेरा गोल बन गया है। अब मुझे उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना है, तो मुझे उसके माइलस्टोन बनाने होंगे। अगर मैंने माइलस्टोन नहीं बनाए उसके, तो भी वो मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो गोल्स के साथ माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल सेट करें एंड देन माइलस्टोन उसका बनाएं। एक गोल कंप्लीट होता है तो उसके बाद नेक्स्ट गोल पे आते हैं। मैं अभी एक्सपो गया हुआ था, एक्सपो दुबई 2020। मैंने वहां पर एक कोट देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कोट वो नोट कर लिया था, उसकी तस्वीर ले ली थी मैंने। द अचीवमेंट ऑफ वन गोल शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अनदर। ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कहा था और बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपके एक तो ये कि मैंने कहा ना, गोल्स बनाए, गोल्स को फिर उसके माइलस्टोन्स बनाए, और वंस वो गोल कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट गोल उसके बाद आता है। तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि गोल सेट करने का फायदा क्या है और उसके बाद उसको अचीव करने के बाद नेक्स्ट गोल आपका क्या करना है। तो आप गोल्स को हमेशा अपने दिमाग में रखें। नॉट प्रायोरिटाइजिंग आउटस्टैंडिंग लोन्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास लोन्स हैं तो आपको हर सूरत में उनको पे ऑफ करना है, और स्पेशली जब तो पे ऑफ लाजमी करना है अगर आपके पास वो हाई इंटरेस्ट के लोन्स हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया या हाई इंटरेस्ट का पर्सनल लोन हो गया या कोई इस तरह का लोन हो गया जो कि हाई इंटरेस्ट का है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेट्स से मॉर्गेज ऐसा लोन होता है जिसके अंदर उसकी इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि उसको आप पे ऑफ करें, और राइटली सो। कुछ केसेस में सही भी है और आई वुड से बहुत मेजॉरिटी केसेस में सही है। लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि लोन को मैनेज नहीं करते, तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों को अगर पैसे आते हैं तो वो अपने कम इंटरेस्ट वाले लोन भी पे ऑफ कर दें। लेकिन हर एक के केस में नहीं होता। अगर आपके लोन के की इंटरेस्ट रेट कम है और आप जिस इन्वेस्टमेंट से आपको जो रिटर्न मिल रहे हैं वो ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स आपको लोन रख लेना चाहिए ताकि आप उसको जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा पैसे कमा सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नॉट टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस। अब इसके अंदर जो है वो तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये होते हुए, क्योंकि इसके अंदर लोगों का जो एम होता है ना वो ये होता है, और राइटली सो। पहला एज आई सेड के गोल्स बनाने चाहिए, तो पहला गोल तो ये होना चाहिए कि आपकी किचन इनकम चल सके। तो किचन इनकम चलने का गोल बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। अगर आपने वो अचीव कर लिया बगैर किसी काम के या पैसिव इनकम के या सैलरी से हट के, अपना ये किचन इनकम वाला काम अचीव कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती है। उसके बाद आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, जो खास तौर पे जो इन द एज रेंज ऑफ 30s एंड 40s जो लोग होते हैं उनके लिए बच्चों की पढ़ाई बहुत बड़ा एक खर्चा होता है, जो कि जाहिर सी बात है, हम अगर साउथ एशियन कंट्रीज में रह रहे हैं या यूएई में रह रहे हैं तो उन उन कंट्रीज के लिए आपको ये गोल अपने दिमाग में रखना है कि ये जो बच्चों की पढ़ाई वाला है ये लॉन्ग टर्म गोल है, या लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है जो आपके ऊपर आना ही आना है। या लेट्स से रिटायरमेंट है, वो बाद में जाकर आपके आपके ऊपर आएगी, तो आपको इसके लिए अपनी एलोकेशन कर लेनी चाहिए। इसी बात पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।
मैंने अपनी लाइफ के ऊपर थोड़ा-सा बताया था उसके अंदर, और मैं किन स्टेजेस को कहता हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के क्या-क्या स्टेजेस हैं, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। आप उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको लाज़मी जाके इस वीडियो के बाद देखिएगा। अब डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर तो मैं, आप मुझसे बात करें तो मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के अंदर सबसे बड़ा मसला जो मुझे पाकिस्तान में नज़र आता है, वो ये कि हम अपना जो जो एसेट बेस है वो एक पर्टिकुलर एसेट के क्लास के ऊपर रख देते हैं, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि वो क्या हो सकता है। वैसे तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा एसेट बेस एक नॉर्मल मिडिल क्लास का होता है वो अपना घर होता है। वो सारे पैसे अपने घर में लगा देता है। फर्ज करें जो उसकी एबिलिटी है वो 1 करोड़ रुपए के घर की है, तो वो कोशिश करके 1.5 करोड़ का घर लेता है और अगले 5 साल अपने कर्ज में बैठ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने आप को डाइवर्सिफाइड हर वक्त रखना चाहिए। एक घर के लिए जिसमें आप रह रहे हैं, उसमें उसकी वजह से आपको कभी भी अपने आप को अपनी डाइवर्सिफिकेशन खत्म नहीं करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन में आपका गोल्ड हो सकता है, आपकी रियल एस्टेट हो सकती है, आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके स्टॉक्स हो सकते हैं, आपके सेविंग सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, आपका बिटकॉइन हो सकता है, एनीथिंग। बट लेकिन जो पाकिस्तान में मैंने देखा है, वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीपल इन टेंड टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। और वो गलत भी नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट इतना बिग टिकट आइटम होता है कि वो उसमें सारे पैसे लग जाते हैं और उसके बाद आपके आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। उसमें नुकसान क्या होता है, ठीक है आपको घर रहने के लिए घर मिल गया, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो चली जाती है। आपकी एग्जांपल इसमें ले लें कि जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर अब बहुत सारे लोग करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए कि एक म्यूचुअल फंड की जगह 2 म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन आपको ये भी देख लेना चाहिए कि उन म्यूचुअल फंड्स की जो फंड्स होल्डिंग है, जो स्टॉक्स होल्डिंग है, वो क्या है। मैंने कुछ फंड्स देखे थे जिसके अंदर उनकी मेजर मेजर होल्डिंग 2 फंड्स की, कुछ लोगों ने ऐसे इन्वेस्ट किए हुए थे कि दोनों की मेजर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम थी, सिमिलर थी। यानी कि आप कह लें कि 50% जो है ना, दोनों की सेम होल्डिंग थी, तो वो डाइवर्सिफिकेशन तो हो नहीं रही थी। आपको फील हो रहा था कि लेट से आपने एक एकेडी का फंड लिया हुआ है और आपने एक लेट से मीज़ान बैंक का फंड लिया हुआ है। पता चला दोनों की एट द बैक जो एक्चुअल फंड होल्डिंग है वो दोनों की सेम है। तो अगेन एज आई सेड, diversification is important. Don't put all your eggs in one basket. It's okay to incur loss, but realizing and understanding is the key. और नुकसान तो हर एक का हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है। आजकल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर नुकसान तो ऐसी चीज़ है जो आप, ज़ाहिर सी बात है, आप कोई फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे। आप इसके अंदर कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिसके अंदर रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे आप रियल एस्टेट ले लें, चाहे आप गोल्ड ले लें, चाहे आप कुछ भी ले लें, स्टॉक्स ले लें, कुछ भी ले लें, उसके अंदर रिस्क तो होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप एक गलती करने के बाद दूसरी गलती ना करें। जैसे मैं आपको अगेन उसी गलती की बताता हूँ जो मैंने लेवरेज के ऊपर की थी। लेवरेज बहुत बड़ी गलती है जो मैंने की थी, और वो मैंने दोबारा रिपीट नहीं की, और किसी को भी मैं नहीं कहता कि लेवरेज वाली गलती करें। तो इसी तरह और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी गलतियां होती हैं, लोग उससे सबक सीखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो उससे सबक नहीं सीखते। मैं एग्जाम्पल देता हूँ उसकी। मेरे साथ एक फ्रेंड थे जो गलती पे गलती करे जा रहे थे, और मैंने शायद एक और वीडियो में भी बात की थी, और मैं बाय द वे उसकी बात मैंने एक अपने न्यूज़लेटर में की थी। इसी बात पे मैं बताऊं आपको कि न्यूज़लेटर आपको सब्सक्राइब लाजमी करना है। मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। न्यूज़लेटर के अंदर मैं ऐसी एग्जांपल्स देता हूँ कभी-कभी, जो मैं कभी-कभी वीडियोस के अंदर नहीं बताता या बताना नहीं चाहता, मैं वो ईमेल के अंदर आपको बताता हूँ, और उसके अंदर आपको न्यूज़लेटर के अंदर पिछली वेबसाइट के ऊपर उसकी पिछले जितने भी न्यूज़लेटर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। अगर आपको रीड करना है तो वहां जाके रीड कर सकते हैं। उस न्यूज़लेटर के अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से मेरे एक दोस्त थे जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर फंस गए थे, और गलती पे गलती किए जा रहे थे। उसकी प्रोडक्ट्स लिए लिए जा रहे थे, और वो रुक नहीं रहे थे। वो सिर्फ इसलिए नहीं रुक रहे थे कि उनको दिल नहीं चाह रहा था रुकने का। वो चाह रहे थे कि यार मैं किसी तरह खुद अपने आप को प्रूव गलत कर दूं, लेकिन वो गलत नहीं कर रहे थे। 5 साल तक वो उसी चीज में चलते रहे। तो रियलाइजेशन कि आप गलत हैं या लॉस में हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज की रियलाइजेशन नहीं ली ना कि आपने कोई गलती करी है या लॉस किया है, तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप जो लॉस करें उसको रियलाइज लाजमी करें। मैंने इसी तरह क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए। मैं आपको अगर देखना है तो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर की मैंने पूरी प्लेलिस्ट लगा दी, आप यहां देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज और जो स्टॉक्स है उसके दरमियान का डिफरेंस बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर प्रीवियस ट्रेंड किस तरह का रहा है। आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। कैसी लगी वीडियो प्लीज बताइएगा। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।